अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग न्यू पाकिस्तान। और मैं आपकी मेज़बान नबीहा एजाज एक और इन्फॉर्मेटिव शो हम आपके लिए लेकर हैं। कभी हम आपको एंटरटेन करते हैं और कभी हम आपको इन्फॉर्म करते हैं, तो दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, दोनों का साथ बहुत ज़रूरी है। आज का शो ख़ास कर हमने रखा है चूँकि विंटर्स हैं, और जब भी विंटर्स आते हैं तो अक्सर हमें गर्मियों की जो लगी हुई चोट होती है, तो अक्सर आपने सुना होगा कि घर में अम्मा या जो हमारे आसपास के लोग हैं वो कहते हैं कि इसका ख़ास ख्याल रखो क्योंकि आगे आने वाली हैं सर्दियाँ। तो सर्दियों के मौसम में, विंटर्स में जो पुरानी चोटें होती हैं वो भी बहुत, उनकी वो जो तकलीफ़ होती है वो ताज़ा हो जाती है। ख़वातीन ख़ासकर जब माँ बनती हैं तो उसके बाद सर्टेन एज के बाद उनको हड्डियों की कमज़ोरी, हड्डियों का भुरभुरापन, कैल्शियम की कमी, आयरन की कमी, ये वो मसले हैं जो ख़वातीन में ज़्यादा होते हैं। और उसकी जो एक बहुत बेसिक वजह है वो हमारे एक्सपर्ट तो बताएंगे, लेकिन कॉमन वजूहात क्या है कि हम लोग एक तो अपना डाइट का, अपनी ग़िज़ा का, मतवाज़न ग़िज़ा का इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। फिर जब ग़िज़ा का सही इस्तेमाल नहीं है तो उसके साथ साथ सप्लीमेंट्स लेने का तो तसव्वुर बिल्कुल भी हमारे यहाँ नहीं है। तो जिसका नुकसान ये होता है कि जवानी का टाइम तो जनाब ठीक ठाक गुजर जाता है एनर्जी में, ठीक है, बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन आफ्टर सर्टेन एज 35-40 के करीब जैसे ही आप टच करते हैं आपके जो है मसल्स वीक हो जाते हैं, हड्डियों में, जिस्म में दर्दें निकल आती हैं, बहुत सारे जो दूसरे मसाइल हैं उसकी तकालीफ आपको नज़र आना शुरू हो जाती हैं। जदीद तिब यही कहती है कि कोई भी जो बीमारी है वो अचानक से भी ऐसा नहीं होता कि रूनुमा हो गई, उसकी कोई ना कोई हिस्ट्री रही होती है। जिस एज पे आपको जिस ग़िज़ा की ज़रूरत होती है वो हम नहीं ले रहे होते, मतवाज़न ग़िज़ा नहीं ले रहे होते, अपनी जो हमें अगर कोई चोट पुरानी लग गई है या कोई तकलीफ़ है हम उसको प्रॉपर केटर नहीं कर रहे होते, तो इस वजह से कुछ तकालीफ हमें वक्त के साथ फिर बढ़कर सामने आती हैं। तो आज हम इसी पर बात करेंगे कि हड्डियाँ मजबूत किस तरीके से हमारी हो सकती हैं, मतवाज़न ग़िज़ा कौन सी होनी चाहिए, किस एज में किस तरह के सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। कोशिश तो वैसे यही होनी चाहिए कि हम नेचर के करीब जितना रह सकते हैं। दुख की बात यह है कि सन एक्सपोजर भी हमारा कम हो चुका है आज के दौर में। इवन विंटर से मुझे याद है कि बचपन में हम लोग धूप में लाजमी बहन भाई सारे बैठा करते थे। अब आजकल इस तरह का तस्वुर भी नहीं है। हीटर हमारे कमरों में है, एसी हमारे कमरों में है। पूरा समर्स मेरे ख्याल से कोई ही ऐसा शख्स होगा कि जो एसी से बाहर निकलता हो और जो धूप का या सन एक्सपोजर विंटर्स में या समर में होता हो। हमारे जो गेस्ट हैं जनाब उनका हम तारुफ कराएंगे और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। हमारी आज की पहली मेहमान मैं तारुफ करवाऊंगी डॉक्टर सहर चावला, जो कि न्यूट्रिशनिस्ट हैं। इनसे हम मतवाज़न ग़िज़ा से मुतल्लिक़ लाज़मी तौर पर जानेंगे, खासकर वो माएँ जो बच्चों के बाद जिनको अक्सर तकालीफ हो जाती है, कंधों की या घुटनों की या जिस्म की या वीकनेस महसूस होती है, उसकी अलामात से लेकर प्रॉपर ग़िज़ा कौन सी है वो जानेंगे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब डॉक्टर शहजाद करीम भट्टी, इंटरवेंशनल रेडियोलॉजिस्ट एंड पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट हैं। वेलकम टू द शो सर। हमारे अगले मेहमान डॉक्टर उमर भट्ट साहब, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं। थैंक यू सो मच, आपने वक्त निकाला। और उनके साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर एनी हसन। हमारे सारे मेहमानों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हड्डियाँ मजबूत ये कमज़ोर होती क्यों हैं, तो ये सबसे पहले मैं जानूँगी डॉक्टर उमर भट्ट से कि हड्डियाँ कमज़ोर होने की जो वजह है या अगर हम अलामात का जिक्र करें तो वो क्या हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी टू द शो। देखें, हड्डियाँ कमज़ोर होना मल्टीफैक्टोरियल होता है। कुछ बच्चों को जेनेटिकली, कुछ लोग ऐसे पैदा होंगे दुनिया में जिनकी हड्डियाँ कुदरती तौर पे कमज़ोर होंगी। उसकी हम इन डेप्थ में इसलिए नहीं जाएंगे कि प्रोग्राम का टाइम शायद ख़त्म हो जाएगा। बाय बर्थ ही मतलब उनके अंदर कोई ऐसी जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से उनकी बोन डिफॉर्म्ड होंगी, या उनके अंदर कोई फूड की डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से जब ग्रोथ होगी तो हड्डियाँ कमज़ोर होंगी। लेकिन अगर हम जनरल पॉपुलेशन की बात करें तो जो आप जिक्र कर रही थी विटामिन ये जो आपने बताया ये परसेंटेज कम है, डिपेंड करता है पीडियाट्रिक पॉपुलेशन और सोशल इकोनॉमिक क्लास के ऊपर भी कि आप कहाँ पैदा हुए हैं, किस कंट्री में रह रहे हैं, उधर की क्या सर्कमस्टांसेस हैं, उसकी बेसिस के ऊपर भी। लेकिन एक जनरल टर्म्स के अंदर अगर हम कहें तो ज़री बात है परसेंटेज ऑफ बच्चों की इस तरह की जेनेटिक प्रॉब्लम में होना कम है कंपेयरिंग टू हेल्दी पॉपुलेशन के अंदर। लेकिन एडल्ट्स के अंदर ज़्यादातर प्रॉब्लम्स मुख्तलिफ रीजंस की वजह से होती हैं। कुछ लोगों में विटामिन डी डेफिशिएंसी होने की वजह से बोन में पेन होती है, डिस्कम्फर्ट होता है, कुछ लोगों में कैल्शियम की कमी में। लेकिन एल्डरली पॉपुलेशन के अंदर दो सबसे कॉमनेस्ट प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से आपकी हड्डियों में पेन और डिस्कम्फर्ट होता है। एक जिसको कहते हैं आर्थराइटिस, मतलब जोड़ के ऊपर जो आपकी कार्टिलेज लगा होता है उसका घिस जाना,
ये एक नेचुरल प्रोसेस है, आज तक किसी भी रिसर्च ने इसको प्रूव नहीं किया कि इसका रीज़न क्या है। और दूसरा रीज़न है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मतलब है कि बोन की कमज़ोर हो जाना, उसके आर्किटेक्चर का कमज़ोर होना। जिस तरह अगर आपने शहद का गुच्छा देखा और शहद के गुच्छे के अंदर जिस तरह हनीकॉम वेब बने होते हैं, अगर उस वेब का साइज़ बड़ा होता जाए तो फाउंडेशन कमज़ोर हो जाएगी और वो टूट जाएगा। बिल्कुल इसी प्रोसेस को कहते हैं ऑस्टियोपोरोसिस, के हड्डियों के बुरादे का कमज़ोर हो जाना। ये भी एक बीमारी है जो बहुत कॉमन है और उसकी ट्रीटमेंट बाय द टाइम होगा या ये कुछ रीजंस होते हैं? मुख्तलिफ रीजंस भी हो सकते हैं और टाइम के साथ होगा तो वो कौन सी एज में जाके हिट करेगा? देखिए फीमेल्स के अंदर प्रूव किया गया कि पोस्ट मेनोपॉजल, जो औरतों का मेनोपॉज हो जाता है, उनके बाद हार्मोनल डिसबैलेंस होने की वजह से हड्डियों की कमजोरी होने लग जाती है। तो यानी कि उस वक्त खवातीन अगर केयर करें या उससे पहले करें तो आप इससे बच सकते हैं? इसके पीछे भी साइंस हमें लॉजिक लगानी चाहिए। अगर एक फीमेल के हार्मोनल इम्बैलेंस हैं तो ज़ाहिर बात है गायनोकोलॉजिस्ट और ऑब्स्टेट्रिशियन के पास जाएंगी, वो अपने ब्लड टेस्ट करवाएंगे और उसके बाद अपने हार्मोनल इम्बैलेंस को रिप्लेस करेंगे। सेकंड ये कि जो फीमेल ज़्यादा एक्सरसाइज करती हैं, अपनी हेल्थ का ख्याल रखती हैं, फिजिकल एक्टिविटी में एक्टिव हैं, उनकी बोन मॉर्फोलॉजी ज़्यादा बेहतर होगी बनिस्बत वो जो ज़्यादातर बैठी रहती हैं। तो इट्स क्वाइट अ कॉम्प्लेक्स थिंग, इट्स नॉट एज सिंपल। लेकिन एक चीज़ जो हमें करनी चाहिए कि किसी भी फीमेल को अगर दर्द होता है एल्डरली एज में तो उनको डेक्सा स्कैन करा लेना चाहिए। ठीक है, डॉक्टर साहब को मैं शामिल गुफ्तगू करूंगी क्योंकि मतवाज़न ग़िज़ा का हमारी ज़िंदगी में शामिल होना इट्स रियली इंपॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है। तो इस तरह से डॉक्टर साहब ने आगाज़ अपनी गुफ्तगू का ऐसे किया कि जो बाय बर्थ बच्चों को ये प्रॉब्लम जो उसके साथ ही पैदा होते हैं, उनके लिए भी एक डाइट, एक चार्ट होता होगा या कुछ सर्टेन चीज़ें होती होंगी कि वो लाइफ में आगे जाके उस तरह से ना हो, बेहतर चीज़ें हो सकें। तो वहीं से आगाज़ करते हैं कि किस तरीके से बेहतर हो सकता है। जब किसी चीज़ की बाय बर्थ यानी जब जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होती है, यानी जब आपको वो चीज़ विरासत में मिलती है, तो वो डिजीज़ तो वहाँ पर रहेगा लेकिन जो उसके अलामात हैं, जो सिम्टम्स हैं, वो कम हो सकते हैं। ख़वातीन की जहाँ तक बात हो रही है, पोस्ट मेनोपॉज़ल यानी जब उनके पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं उसके बाद उनमें जो हार्मोन है ना एस्ट्रोजन, जो हार्मोनल इम्बैलेंसेस है उनको आप बेटर कंट्रोल कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू द जेनेटिक प्रॉब्लम्स, क्योंकि हार्मोन्स के लेवल आप रेगुलेट कर सकते हैं। जब एस्ट्रोजन पीरियड्स के बाद खत्म हो जाता है तो कैल्शियम एब्जॉर्प्शन यानी कैल्शियम ने जो बोन में डिपॉजिट होना था, जाके उसमें इकट्ठे सिमुलेट होना था, वो टेंडेंसी कम हो जाती है। और रिसर्चेस, ऑथेंटिक बायोकेमिकल रिसर्चेस ये प्रूव करती हैं कि 30 साल की उम्र के बाद, 30 साल कितनी जवान उम्र है, 30 साल की उम्र के बाद ही आपकी बोन से जो कैल्शियम है वो लीच आउट होना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए हमें प्रोफाइलेक्टिक मेजर यानी बीमार होने से पहले एहतियाती मेजर करनी चाहिए। और एहतियाती मेजर बेहतरीन क्या है कि आप अपनी न्यूट्रिशन का ख्याल रखें, अपने बायोकेमिकल मार्कर्स, अपने कैल्शियम, विटामिन डी, विटामिन K2 लेवल्स मॉनिटर कराएं और अगर आपको ज़रूरत है आप उसके सप्लीमेंट्स लें। हमारे यहाँ पर थोड़ी सी मिसकॉन्सेप्शन है कि लोग ये समझते हैं क्योंकि पाकिस्तान में लैक्टोज इंटॉलरेंट पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा है, यानी वो लोग जो दूध का शुगर बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वो समझते हैं अब हमारे लिए कैल्शियम के सारे सोर्सेज खत्म हो गए हैं। जी नहीं, ऐसी बात नहीं है। शायद वो ये नहीं भी सोचते तो वो दूध का इस्तेमाल फिर भी नहीं करना चाहते हैं। तो वो लोग, मैं आज आपके मीडियम के थ्रू बताना चाहूंगी, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट है, जो डेयरी नहीं ले सकते, दूध नहीं ले सकते, दही नहीं ले सकते, जो अंडे नहीं ले सकते, जो कॉलर्ड ग्रीन्स होते हैं आपके पास, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, दे आर एन एक्सीलेंट प्लांट सोर्स ऑफ कैल्शियम फॉर देम। यहाँ तक कि सिर्फ जो आपका आधा कप पालक का होता है ना, बॉयल पका हुआ पालक, वो आपके दिन का 25% कैल्शियम का जो डोज है वो पूरा कर देता है। अगर आप सिर्फ 3 छोटे कप ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स के दिन में ले लेते हैं तो आप अपने कैल्शियम की तकरीबन 50% रिक्वायरमेंट जो है वो पूरी कर लेते हैं। इसके अलावा लोगों को ये नहीं पता कि जो नट्स, बादाम को कहा जाता है, वो जो हमने बात हमेशा सुनी है कि 30 साल तक या 25 साल की उम्र तक वो जो दूध का ग्लास आप पीते हैं वो दूध की तरह आपको लगता है, लेकिन जब आप 40 या 50 में रहते हैं तो वो पानी की तरह आपको लगता है, यानी कि कोई फायदा नहीं है। और हम ये वाली एज अपनी पानी या अपनी जो फिजी ड्रिंक्स होते हैं वो ही पीते हुए गुजार देते हैं और हम आफ्टर 40 जाके हमें एहसास होता है कि अरे भाई अब तो हड्डियों में दर्द शुरू हो गई है, सारी जिंदगी दूध नहीं पिया तो चलो अब डेली की रूटीन, लेकिन वो उस टाइम फायदा वाकई नहीं कर रहा होता। नहीं, ऐसा नहीं कि फायदा उस तरह नहीं कर रहा होता, ठीक है, लेकिन फायदा कर रहा होता है। जैसे एक टाइम होता है ना कद बढ़ने का, उसी तरह एक टाइम होता है बोन में मिनरल्स एसिमुलेट होने का। कैल्शियम का नाम लोग ज्यादा सुनते हैं, कैल्शियम इकट्ठा होने का, बोन में फास्फोरस इकट्ठा होने का, मैग्नीशियम इकट्ठा होने का, फिर एक एज के बाद वो लीच आउट होना शुरू हो जाते हैं। उस टाइम आपको टेक्निकली स्मार्ट होने की जरूरत है कि आप वो सप्लीमेंट्स लेना शुरू कर दें जिन्होंने आपकी बोन में कैल्शियम को, फास्फोरस को इकट्ठा करना है। अक्सर लोग जिनमें कैल्शियम की कमी होती है उनको ये पता ही नहीं होता कि कैल्शियम की कमी विटामिन डी की कमी की वजह से, क्योंकि उनको असल में विटामिन डी की कमी होती है। विटामिन डी ने कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना होता है। शायद मुझे यकीन है 70% पढ़े लिखे लोगों को भी ये पता नहीं होगा कि विटामिन के बगैर कैल्शियम एब्जॉर्ब नहीं हो सकता। और विटामिन के भी कौन सा, विटामिन K2। विटामिन K2 हमारे पास वो विटामिन है, अगर हम लेट उम्र में 30-35 साल की उम्र में इसके लेवल्स मॉनिटर
करा लें तो विटामिन K2 ने आपकी ब्लड वेसल से, आपकी आर्टरी से कैल्शियम निकाल के बोन्स में भेजना होता है। तो अगर हम 30-35 साल की उम्र में टेक्निकली स्मार्ट हो जाए, अपने विटामिन D लेवल्स, विटामिन K2 लेवल्स, ओमेगा 3 फैटी एसिड लेवल्स, वो भी मैं आपको बताऊंगी आगे क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी कैल्शियम एब्जॉर्ब करते हैं, तो आपकी जो न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं होंगी। बहुत ज़बरदस्त आपने एक्सप्लेन किया। डॉक्टर शहजाद से भी पूछना चाहेंगे कि जो हड्डियों का भुरभुरापन या वीक हो जाना या कमज़ोरी पैदा हो जाना, ये मर्दों में भी बीमारी उतनी ही ज़्यादा है जितनी ख़वातीन में है, या परसेंटेज कैसे है इसकी? शुक्रिया जी आपके सवाल, इतना अच्छा सवाल पूछने का। असल में ऐसा है कि ये हर एक में बीमारी हो सकती है। अभी डॉक्टर साहबा ने और डॉक्टर साहब ने भी बहुत अच्छी बातें की कि जी मेनोपॉज के बाद पेन्स होती हैं। मैं बेसिकली रेडियोलॉजिस्ट हूँ और पेन मैनेजमेंट करता हूँ। हमारे पास जो अक्सरियत आती है वो यंग लोग हैं, उनको भी इसी तरह मसल पेन्स हैं। यंग लोगों को भी? जी बिल्कुल, उस तरह मसल पेन्स हैं, उसी तरह उनको भी कमज़ोरी है, उसी तरह उनको भी मूड स्विंग्स हैं। ये सारी चीज़ें इंटर रिलेटेड हैं। अब ये देखें कि हमारी जो सारी डाइट का तो इसके ऊपर कोई बहस नहीं है, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। लेकिन आप ये सोचें कि हमारी अक्सरियत यूथ का और हम बड़े लोगों का भी ना खाना टाइम पे ना सोना टाइम पे। बेसिकली जब आप जितनी मर्जी डाइट प्लानिंग करते हैं, जितनी मर्जी आप जो कुछ करते हैं, जब तक आप बेसिक चीज़ें ठीक नहीं करेंगे, अपना खाना टाइम पे, सोना टाइम पे, जंक फूड बंद, फिजी ड्रिंक्स बंद, उस वक्त तक आपकी बॉडी वो एनर्जी एब्जॉर्ब ही नहीं करेगी। नंबर 1। नंबर 2, ये जो आप पूछ रहे थे कमज़ोरी का, यस ये हर एक में हो सकती है। जो बंदा प्रॉपरली एक्सपोज नहीं है, जो प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं करता, सारा दिन बैठा रहता है, और ख़ास तौर पे जब ये वर्क फ्रॉम होम काम शुरू हुआ है, अब तो सारा दिन लोग कंप्यूटर पे बैठे रहते हैं, बच्चे भी घरों में बैठे हुए हैं, सो दे आर गेनिंग वेट, दे आर ईटिंग आउट टाइम, और वो सब कुछ एड अप हो रहे हैं। सो ये ट्रीटेबल है। कुछ चीज़ें सिर्फ खुराक के साथ, कुछ चीज़ें थोड़ी सी एक्सरसाइज के साथ, और कुछ चीज़ें थोड़ी सी दवाइयों के साथ। सो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स, जो कि दवाइयाँ, जो दर्दें हैं, वो ठीक हो सकती हैं थोड़ी एहतियात के साथ। जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, आप थोड़ी सी हिम्मत करें, डाइट ठीक करें, यू विल बी फाइन, ठीक हो जाएगा सारा कुछ। डॉक्टर एनी, दांतों का भी गिरना या दांतों की जो तकलीफ है वो भी इसी से रिलेट करती हैं, और जैसा हमने बात की एक सर्टेन एज या उससे पहले भी अब तो ये वाले मसाइल, चूँकि डाइट उस तरह की नहीं है, एक्सपोजर उस तरह का नहीं है, तो जो चीज़ें आफ्टर 40 आनी है वो आपको 30s के बाद ही उसके सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो गए हैं। आप बताएंगे कि कैसे हम अपनी हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं? थैंक यू सो मच नबीहा। एक्चुअली दांत भी, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, ये भी एक हड्डी है। इसकी भी जो मेन कॉम्पोजिशन है वो कैल्शियम है, मिनरल्स हैं और फास्फोरस है। मेन कॉम्पोजिशन ये है, बाकी और चीज़ें भी, मगर हड्डियों का, दांतों का भी हड्डियों से वही रिलेशन है जैसे हड्डियों के साथ है, हमारी एज के साथ है। एज हम अपने केयर नहीं करते, अपनी खुराक का केयर नहीं करते, जब हमारी एंड हो जाती है फिर हम कहते हैं कि अब भागो डेंटिस्ट के पास। हम सबसे मेन, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, भट्टी साहब ने, कि हम अपनी खुराक के ज़रिए काफ़ी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। मेन चीज़ है कि जो हम अपनी क्लीनलीनेस का, सफाई का ख्याल रखें, वो हम करते नहीं। सारा दिन हम खाएंगे, गलत टाइम की ब्रशिंग करेंगे, जो एक अच्छे टाइम का ब्रश है, जब करना चाहिए, जब इसका फ़ायदा है, वो हम रात का ब्रश, मेरा नहीं ख्याल 80% लोग रात का ब्रश स्किप करते हैं। वो कहते हैं सुबह उठ के कर लेंगे, मगर वो जो 8 घंटे या 7 घंटे या वॉट एवर जितना टाइम आप सोते हैं, उतना टाइम आपका मुंह बंद रहता है, और इट्स लाइक बिकम अ गटर, हम कहते हैं हरफ़े आम में, कि वो 8 से 7 घंटे जब आपका मुंह बंद रहेगा, वो आपका सलाइवा, आपकी बैक्टीरिया की एक्टिविटी फास्टर हो जाएगी, क्योंकि रादर आप बाकी सारे दिन में पानी भी पीते रहते हैं, आपका सलाइवा मुंह में, कुदरत ने आपको सलाइवा ऐसी नेमत दी हुई है जो आपके मुंह में सारा वक्त जो रहता है, उससे आपकी बीमारियां, पीएच लेवल बढ़ता है, आपकी बीमारियां कम होती हैं। हम सारा दिन तो ब्रश करते रहते हैं, सुबह उठेंगे, नाश्ते के बाद भी ब्रश करेंगे, बच्चों को कहेंगे उठो स्कूल जाने से पहले ब्रश करो, मगर बहुत से कम पेरेंट्स हैं जो बेड टाइम का ब्रश करवाते हैं। डॉक्टर साहब, यहाँ पे मजे की बात है कि ब्रश तो हम कर लेते हैं, लेकिन ब्रश कभी सही तरीका क्या है, इस पर कभी हमने बात नहीं की है कि ब्रश भी हम लोग ऐसे करें तो सिर्फ बस जान छुड़ा रहे होते हैं कि बस ठीक है कर लो, और उसका भी कुछ हमने एक वीडियो देखी जिससे प्रॉपर ब्रशिंग का मेथड बताया गया कि आपने किस तरीके से करनी है, और उसको बाकायदा आपने 2 से 3 मिनट्स हम देने हैं, प्रॉपर देने हैं। 2 to 5 मिनट्स की ब्रशिंग होनी चाहिए, 2 to 5 मिनट्स की, और 5 मिनट्स शायद ही कभी कोई भी नहीं देता। ब्रेक पे हमने जनाब जाना है, जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम लाजमी बात करेंगे कि सन एक्सपोजर कितना ज़्यादा ज़रूरी है, विटामिन डी की कमी आप में है या नहीं है, इसका कैसे पता चलेगा, इसके सिम्टम्स क्या होंगे। आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक बात करते हैं।
वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में आपको कहते हैं खुश आमदीद। अब ज़रा थोड़ी सी बात कर लेते हैं वो मसाइल, वो प्रॉब्लम्स जो कि जिनको मुसलसल इग्नोर किए जा रहे होते हैं और फिर वो एक बड़ी प्रॉब्लम या हमारे सेहत के मसले के तौर पर नज़र आती है हमें। बच्चे जब हमारे ग्रोइंग एज में होते हैं तो वो दूध नहीं पीते, बादाम नहीं खाते, जंक फूड अब इतना ज़्यादा हमारी सोसाइटी का हिस्सा बन चुका है। वो जो पहले लोग देसी ग़िज़ाएँ खाया करते थे, घर की बनी हुई चीज़ें खाया करते थे, अब अनफॉर्चुनेटली हम उससे बहुत ज़्यादा दूर जा चुके हैं, जिसकी वजह से हमारी एज जो है वो भी घटती चली जा रही है, उम्रें कम होती जा रही हैं, बीमारियां भी बढ़ती चली जा रही हैं। डॉक्टर साहर, बच्चों की जो मुकम्मल ग़िज़ा है या न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो मुकम्मल होने चाहिए, कैसे उसका ख्याल रखा जा सकता है? क्योंकि माएँ बड़ा परेशान होती हैं, बच्चे दूध नहीं पीते, बादाम नहीं खाते, घी नहीं लेते और ये सारी चीज़ें। मैं फिर थोड़ा अदाद शुमार के साथ अपनी बात स्टार्ट करूँगी। जो एडल्ट होते हैं उनकी जो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट होती है डेली की, वो 1000 से 1200 मिलीग्राम होती है। 1 से 3 साल के बच्चों की जो रिक्वायरमेंट होती है वो 700 मिलीग्राम पर डे होती है और 3 से 7 तक की 800 से 1000 मिलीग्राम पर डे होती है। यानी उनकी रिक्वायरमेंट उतनी नहीं होती जितनी एक एडल्ट की होती है। माँ को ये ख्याल रखना चाहिए कि जो 1 से 3 साल तक की उम्र के बच्चे हैं उनकी दिन में डेयरी की 2 सर्विंग्स होनी चाहिए। स्वीट पोटैटो शकरकंदी, मैं सबको बताना चाहूंगी कि सिर्फ उसका नाम शकरकंदी, अदरवाइज इट इज सो हेल्दी। इसमें 0% फैट है, 0% कोलेस्ट्रॉल है, बहुत ज्यादा फाइबर है, कैल्शियम है, विटामिन के है, विटामिन डी है। तो प्लीज शकरकंदी का इस्तेमाल अपने बच्चों को 6 महीने के बाद से शुरू करा दें। बेशक उसको फ्रीज किया करें, उसके बाद उसको निकाल के बॉयल किया करें, बच्चों को साइड पे दिया करें। ब्राउन राइस बच्चों के लिए बहुत अच्छे हैं, उनको 6 महीने बाद से शुरू करा दें। एक इंडियन ग्रेन होता है जिसको हिंदी लैंग्वेज में रागी कहते हैं, यहाँ पर फिंगर मिलेट के नाम से मिलता है अच्छे ग्रोसरी स्टोर में। 6 महीने की उम्र के बाद, मैं ये सारी बातें कैल्शियम, विटामिन डी और हड्डियों के हवाले से कर रही हूँ। 6 महीने की उम्र के बाद अपने बच्चों को फिंगर मिलेट का इस्तेमाल शुरू करा दें। शुरू में उनको जायका अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन बाद में उनको ब्राउन राइस और फिंगर मिलेट का जायका अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और जैसे ही बच्चे आपके 1 साल के होते हैं, रोज 1 टीस्पून सेसमी सीड्स का इस्तेमाल उनको शुरू करा दें। सेसमी सीड्स दे आर अ ब्लेसिंग। आगे इनका टोटका भी बताऊंगी पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन के लिए। इसमें विटामिन सेसमी सीड्स का टोटका, बिल्कुल ये प्लीज जरूर मैंने बताना है पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन अपनी बहनों के लिए। इसमें आपके पास विटामिन डी भी होता है, इसमें कैल्शियम भी होता है, विटामिन के भी होता है, तो इट इज अमेजिंग। कॉलेड ग्रीन्स बच्चे नहीं लेते हैं। अगेन माओ से बेहतर बच्चों को कौन जाते हैं? अच्छी एनिमेशंस बनाए, गाजरे रखे, कॉलेड ग्रीन्स रखे, उसमें मीट रखे, बच्चों को दे। चले आपसे मजीद भी हम टोटकास भी जानते रहेंगे और कौन सी सब्जी फल का इस्तेमाल ज़्यादा होना चाहिए डॉक्टर साहब से जानते रहेंगे। हड्डियों के डॉक्टर साहब जो भुरभुरापन है उसकी अलामात या टेंडेंसी है आप में, ये कब पता चलना शुरू होता है? इसकी अगर पहली अलामात की बात की जाए तो क्या इसको वहीं पर रोका जा सकता है? जी, इसको अगर सिंपल टर्म्स में किया जाए तो अर्ली स्टेज आप कह सकते हैं और मिडिल स्टेज एंड डिले स्टेज। जिस तरह मैंने आपको बताया कि अगर जॉइंट किसी भी इंसान का, जो कॉमन जॉइंट्स ख़राब होते हैं वो हैं नी जॉइंट्स जो आपके घुटने हैं। सेकंड कॉमनस्ट जॉइंट जो होते हैं वो आपके हिप जॉइंट्स हैं, और जो फाइनल जॉइंट्स रेयरली आर्थराइटिस की तरफ जाते हैं उसको शोल्डर जॉइंट्स कहते हैं। तो आर्थराइटिस के जो कॉमन सिम्टम्स है वो स्वेलिंग है। पेशेंट कहेगा मेरी टांग में सूजन हो गई है, उसको चलने में मुश्किल होगा। हमारी पाकिस्तानी कल्चर के अंदर पेशेंट्स को ज़्यादातर नमाज पढ़ने में मुश्किल होती है, सीढ़ियाँ चढ़ने में मुश्किल होती है। और हमारी फैमिली मेम्बर्स में कोई भी हार्डली ऐसी एल्डरली होगी जो आपको घर पे आके नहीं बोलेगी कि मैं सीढ़ियाँ नहीं चढ़ पा रही। ये 30 से 35 साल पहले इंग्लैंड और डेवलप कंट्रीज़ के अंदर उन्होंने इसको रिकग्नाइज कर लिया था और उन्होंने इसको पिक कर लिया था कि इसको ट्रीट कैसे करना है। तो अर्ली पहली अलामत इसकी हो गई सूजन हो गई, और चढ़ने में सीढ़ियां अगर आपके घर में है तो वो चढ़ने में आपको दुश्वारी होगी या घुटनों की तकलीफ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है स्क्रीनिंग। हमारे यहाँ बेसिक हेल्थ केयर चूँकि फैसिलिटी नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और मेरे ख्याल से लोग सबसे लेट शायद इसके लिए जाते हैं। हमारे यहाँ जनरल प्रैक्टिस उस तरह की मैच्योर नहीं है। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ एक ये भी साइकोलॉजी है, आप लोग यकीनन इससे एग्री करेंगे कि जब तक हमें बहुत तकलीफ नहीं होती किसी बीमारी की, हम बहुत पेन में नहीं चले जाते, हम उससे पहले डॉक्टर के पास जाना पसंद नहीं करते। तो जैसे कि अभी डॉक्टर एनी भी बैठी है, अगर हमारे मसूड़ों से खून आ रहा है या तो हम लोग बिल्कुल इसको इग्नोर करते रहेंगे, हम इसको बहुत ही हल्का समझेंगे, पेन नहीं है ना। तो जब तक तकलीफ बढ़ नहीं जाएगी तब तक मैं अपने डॉक्टर के पास तो नहीं जाते, हम केमिस्ट के पास भाग जाते हैं। और केमिस्ट जो हमें देता है विद ड्यू रिस्पेक्ट, वो कोई मैं उनको ऑफेंड नहीं हूँ उनसे, मगर दे आर नॉट अ क्वालिफाइड सर्जन, डॉक्टर्स नहीं है, दे आर नॉट डेंटिस्ट, दे आर नॉट अप्रोप्रिएट
फील्ड के नहीं है, वो आपको रैंडमली मेडिसिन देते रहते हैं और रैंडमली मेडिसिन के ऊपर पैसा खर्च करने से टाइम और इंटरनल हेल्थ आपकी डैमेज होती है। उससे बेहतर प्रॉपरली एक डॉक्टर को विजिट कर लो, वो आपको फाइंड आउट करके एक रीजन दे देगा और मे बी वो प्रॉपर जो आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाए उतना लॉन्गर पीरियड टाइम में आपको जाना ही ना पड़े जितना आप दाएं बाएं टोटकों के बाद और इनके बाद। बिल्कुल। अच्छा, ये मेरे ख्याल से हर घर का मसला है आज का जो हमारा टॉपिक है उन्वान है। मेरे ख्याल से हर घर में कोई ना कोई एक ऐसा बीमार शख्स होगा जो कि इससे लड़ रहा होगा। आपके घर का अगर कोई मसला है या अगर आपको कोई सेहत से मुतालिक बात पूछनी है, हमारे एक्सपर्ट्स मौजूद हैं, तो आप हमारे शो का हिस्सा बन सकते हैं और हमें कॉल भी कर सकते हैं। टेलीफोन नंबर चल रहा है तो फ़ोन उठाइए, नंबर घुमाइए और अगर आपका कोई मसला है तो आप उसको डिस्कस कर सकते हैं। डॉक्टर उमर, आपने भी स्क्रीनिंग की बात की कि सबसे इम्पॉर्टेंट ये इसके अंदर है, लेकिन मैं आपको एक बड़े सिंपल तरीके से इसको एक बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में समझा दूंगा। जिस तरह गाड़ी इंसान की होती है, अगर गाड़ी के टायर नए हैं, इसी तरह ह्यूमन बॉडी के जॉइंट्स हैं, तो गाड़ी बिल्कुल ठीक चलेगी। अगर एक भी टायर ख़राब हो गया तो या तो बैलेंस ख़राब होगा, अलाइनमेंट ख़राब होगी। इसी तरह ह्यूमन बॉडी के जॉइंट्स होते हैं। मैं इतना सरप्राइज़ हुआ जब मैं इंग्लैंड से आता था कि पेशेंट मुझसे पहला सवाल ये करते हैं कि डॉक्टर साहब दवाई लिख दें। मैं उनको कहता था आपका इलाज दवाई नहीं है, हम लोग दवाई नहीं देते इंग्लैंड में। वो कहता नहीं दवाई लिख दें। हमारे यहाँ साइकोलॉजिकली एम्बेडेड हो गया इस चीज़ का कि जब तक मैं मेडिसिन लिख के नहीं दूंगा और ये सब पैनल एग्री करेंगे, वो उस टाइम तक चैन से नहीं बैठेंगे। मजबूर होकर मुझे उनको कुछ वाइटामिन की गोली लिख के देनी पड़ती थी कि चलो वो तसल्ली हो जाए। पेशेंट्स इस हद तक अपनी नीज खराब कर लेते हैं कि वो व्हील चेयर पे आ जाते हैं, उसके बाद वो मेरे पास आते हैं। खराब कैसे मतलब जॉइंट इस हद तक डिस्ट्रक्ट हो जाता है, जिस तरह नी जॉइंट 3 हिस्सों में डिवाइड हुआ हुआ है और नी जॉइंट के जो आर्थराइटिस है उनको 4 हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, ग्रेड 1, 2, 3, 4। ग्रेड 1, 2 और 3 में अक्सर पेशेंट मैनेज कर लेते हैं। ग्रेड 4 के अंदर जो आपकी चिकनी हड्डी है वो इस हद तक घिस जाती है कि हड्डी हड्डी से टकराने लग जाती है। डॉक्टर साहब, ग्रेड 1 और 2 में क्या अलामात होती हैं और क्या माइल्ड होता है और फिर वो ग्रेड 1 और 2 के अंदर पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स होंगे, चलने में लॉन्ग डिस्टेंस चलने में मुश्किल होगी, नमाज पढ़ने में तकलीफ होगी, सीढ़ियाँ उतरने में वो स्पोर्ट्स नहीं खेल सकेंगे। और उसकी ट्रीटमेंट अब इतनी एडवांस हो चुकी है कि हम लोग जिस तरह पूरी दुनिया में अब ऑर्थोबायोलॉजिक्स का बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट है कि हम पेशेंट को स्टेम सेल इंजेक्शन लगा देते हैं उनके अपनी बॉडी से बना के, या ब्लड से लिया जाता है या उनके फैट से लिया जाता है, उनकी बोन से लिया जाता है। वो क्या करता है, वो कार्टिलेज को रीजनरेट करने में हेल्प करता है। तो एक ट्रीटमेंट ऑप्शन ये है। सेकंड, हम उनको फिजियोथेरेपी और एक्सरसाइज रिजीम करते हैं और उनकी विटामिन्स की कमी को इम्प्रूव करते हैं। लेकिन जब जॉइंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाए और उसका फंक्शन ख़राब हो जाए तो फिर हमारे पास लेटेस्ट टेक्निक और टेक्नोलॉजीज़ है जो मैं पाकिस्तान में पिछले 4 साल पहले लेकर आया था कि अगर जोड़ का एक हिस्सा ख़राब है तो पाकिस्तान में कोई उसकी ट्रीटमेंट नहीं करता था, तो उसको कहते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, तो हम वो करते हैं। या अगर पूरा जोड़ खराब होता है तो उसको कहते हैं टोटल नी रिप्लेसमेंट। ठीक है, एक कॉलर है सुहेल ने हमें कॉल की है, उनका सवाल शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सुहेल। जी वालेकुम अस्सलाम। आवाज बढ़ा दें सुहेल की प्लीज। जी मैं काफी देर से कोशिश कर रहा था, शुक्र है मेरी कॉल मिल गई। मेरा क्वेश्चन मिस नबीहा डॉक्टर उमर भट्ट साहब से है। मेरी वालदा है, उनकी उम्र, आवाज बढ़ा दें प्लीज। मेरी वालदा है, उनकी उम्र 55 साल है और उनका वजन 70 kg है। ओके। वजन बढ़ने की वजह से उन्हें बैठने में प्रॉब्लम आ रही है और उनकी रीढ़ की जो हड्डी है वो थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। तो मैं डॉक्टर साहब से पूछना चाहूंगा कि 55 साल उम्र, 70 किलो वजन, सही, और उसके साथ बैठ बैठ के जिस्म के फूला होने की वजह से रीढ़ की हड्डी का टेढ़ा हो जाना, तो हमें किस तरह के ट्रीटमेंट की तरफ जाना चाहिए? सही। क्या न्यूट्रिशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें इसको कम करके ओवरकम करना चाहिए या आप ट्रीटमेंट सजेस्ट करते हैं? ठीक है, कुछ पूछना चाहेंगे डॉक्टर उमर आप इनसे? नहीं, मुझे कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखें इनको स्पाइनल डिफॉर्मिटी हुई है जिसको कहते हैं आपकी कमर की जो रीढ़ की हड्डी है वो आहिस्ता आहिस्ता टेढ़ी होने लग गई है। उसके पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। कुछ रीज़न ऐसे हैं कि शायद ये रिकग्नाइज नहीं कर पाए। हो सकता है इनकी वालदा को यंग एज के अंदर स्पाइन का स्कोलियोसिस था या काइफोसिस था। अल्लाह ताला ने स्पाइन को एक स्पेशल कर्व में बनाया होता है, तभी हम यूँ सीधा खड़े होते हैं। अगर वो कर्व हल्की सी भी एक साइड पे चली जाए या दूसरी साइड पे डिफॉर्मिटी में चले जाए, उसको कहते हैं प्रॉब्लम जो कह रहे हैं, मतलब स्पाइनल डिफॉर्मिटी। तो सबसे इंपॉर्टेंट मेरा मशवरा इनको ये होगा कि ये स्पाइनल स्पेशलिस्ट को दिखाएं। हमारे कोलीग हैं इंग्लैंड से आते हैं मेरी तरह, अतर सिद्दीकी, वो लाहौर भी बैठते हैं, कराची भी, वो ये आके उनको चेक करवा सकते हैं। हमें सबसे पहले एक्सरे करने पड़ेंगे, क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कहीं इनको न्यूरोलॉजी तो नहीं है। अगर इनकी टांगों में नमनेस हो रही है, इनके पैर सुन हो रहे हैं, इनको चलने में मुश्किल हो रही है, दिस इज समथिंग, तो फिर फौरी तौर पे इनको स्पेशलिस्ट को दिखाना पड़ेगा ताकि वो इनको सही तरीके से बिल्कुल देर मत करें, फौरी तौर पर किसी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास आप उनको जरूर ट्रीटमेंट के लिए लेकर जाएं। डॉक्टर शहजाद से मैं जानना चाहूंगी कि समटाइम एक तो वो वाली बात होगी ना कि पहले तो लोग जाना पसंद नहीं करते हमारे यहाँ डॉक्टर्स के पास जब तक पेन बढ़ नहीं जाती है। दूसरा जो मुझे बात समझ में नहीं आती है कि डॉक्टर के पास नहीं जाना, हकीम के पास चले जाना है।
हिकमत कर लेनी है। दूसरा इलाज वो फिर देसी इलाज हो रहे हैं, टोटकाज हो रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें, मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट भी हो रही हैं। खासकर हड्डी का टूट जाना, हमारे यहाँ अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो जाते हैं, पहले जुराह के पास जाते हैं या किसी हकीम के पास जाते हैं, तो क्या वो सही होता है या समटाइम बहुत सारे केसेस ख़राब हो जाते हैं, उसके अंदर लाइफ टाइम आपको जो है वो तो तकलीफ रह सकती है। इसके ऊपर बात करेंगे आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक, कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक जी। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। नंबर प्लीज़ चलाइएगा ताकि कॉलर्स जो हैं वो भी कॉल कर सकें और हमारे शो का हिस्सा बन सकें। कॉलर मौजूद है हमारे साथ जी, ठीक है। साइका ने हमें कॉल की है, उनका सवाल जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम साइका, क्या हाल है आपके और क्या पूछेंगे? 45 ईयर मेरी एज है और मुझे ग्रेड 3 का ऑस्टियोआर्थराइटिस है नी जॉइंट का। तो मुझे डॉक्टर उमा भट्ट से ये क्वेश्चन पूछना है कि क्या इस एज पर ग्रेड 3 का ऑस्टियोआर्थराइटिस रिवर्स हो सकता है या फिर मुझे हर सूरत नी रिप्लेसमेंट ही कराना पड़ेगा? और दूसरा मैं ये पूछना चाह रही थी कि 40 ईयर के बाद एक नॉर्मल खातून को कौन कौन से कैल्शियम और विटामिन डी के सप्लीमेंट रेगुलर लेने चाहिए? अच्छा ठीक है, सप्लीमेंट्स का हेलो, आपको मेरा क्वेश्चन ठीक है साइका, आपको इसका ऑन एयर जवाब देते हैं। डॉक्टर उमर ने बिल्कुल आपकी पूरी बात सुन ली है। जितना मुझे आपका क्वेश्चन का समझ आई है कि आपको नी जॉइंट के अंदर ग्रेड 3 आर्थराइटिस है, तो मतलब आप इतनी नॉलेज रखती हैं कि आपको पता है कि आपकी नी इस हद तक ख़राब है कि उसके अंदर ऑलमोस्ट 60 to 70% कार्टिलेज लॉस हो गया। आपके सवाल का जवाब कि क्या आर्थराइटिस रिवर्स कर सकते हैं, सैडली नो। एक दफ़ा जब आपका कार्टिलेज डीजेनरेटिव पोजीशन में आ जाए और आपकी जिस तरह गाड़ी का टायर एक दफ़ा घिस जाए, दुनिया की कोई भी चीज़ आप उसके ऊपर लगा दें वो दोबारा ठीक नहीं होगा, या हमें उसको रिप्लेस करना पड़ेगा या हमें जहाँ सुराख है, पंक्चर है, उसको फिक्स करना पड़ेगा। अगर पंक्चर छोटा है, मैं एक सिंपल लेम लैंग्वेज में सिखा रहा हूँ, यहाँ आके मैंने ये लैंग्वेजेस पाकिस्तान में सीखी हैं कि अगर छोटा पंक्चर है तो आप कार्टिलेज का छोटा पैच लगा सकते हैं। अगर टायर का आधा हिस्सा ख़राब है तो आप अलाइनमेंट ठीक करने के लिए ऑस्टियोटमी कर सकते हैं, जिसके अंदर अगर आपकी टांग एक जगह से टेढ़ी है तो मैं एक ऐसा प्रोसीजर करता हूँ जिसमें आपकी टांग सीधी हो जाएगी और आप 15 साल तक उस पर वॉक कर सकते हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि 45 ईयर फीमेल के अंदर आर्थराइटिस ज़्यादातर जोड़ के एक हिस्से में होता है। पिछले 15, 20, 25 साल में पाकिस्तान में अगर जोड़ का एक हिस्सा भी ख़राब था तो सर्जन ज़्यादातर आज भी पूरा जोड़ बदल देते हैं। लेकिन 30 साल पहले इंग्लैंड की एक सिटी है ऑक्सफोर्ड, उसके अंदर उन्होंने इस चीज़ को रिकग्नाइज कर लिया था कि 30% लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनका जोड़ जब ख़राब होता है तो सिर्फ एक हिस्सा ख़राब होता है। एक सिंपल टर्म में समझाना कि नी जॉइंट के 3 कंपार्टमेंट है, एक अंदर वाला, एक बाहर वाला और एक आपके फ्रंट पे जिसको नी कैप कहते हैं। अगर सिर्फ एक कंपार्टमेंट ख़राब है तो उन्होंने कहा हम पूरा क्यों बदले। इस कॉन्सेप्ट को कहते थे जॉइंट प्रिजर्वेशन सर्जरी। और हमारी फीमेल्स के अंदर 30% ऐसे पेशेंट्स हैं जो इस तरह प्रॉब्लम के साथ आते हैं। अगर इनका जोड़ का सिर्फ एक हिस्सा खराब है तो मैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट, अब ये टेक्नोलॉजी 3 साल पहले में ले आया, इसको कहते हैं पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। उसके अलावा अगर इनको तकलीफ इस हद तक नहीं है तो हम स्टेम सेल ट्रीटमेंट भी कर सकते हैं। एक और सवाल पूछा साइका ने कि अपनी एज उन्होंने 45 ईयर्स बताई और साथ उन्होंने कहा कि अगर आप उनको कुछ मल्टी वाइटामिन्स बताना चाहें डॉक्टर सहर। आगे प्रोग्राम में चल के मेरे ख्याल से साइका आप प्रोग्राम देखते रहिएगा, जब हम मल्टी वाइटामिन्स और ग़िज़ा की बात करेंगे तो हम ज़रूर उस बात में डिस्कस करेंगे कि आपको कौन से मल्टी वाइटामिन्स का इस्तेमाल या डाइट का इस्तेमाल करना चाहिए। साकिब ने हमें कॉल की है, साकिब से पूछते हैं कि वो क्या जानना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम साकिब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मैंने ये बात पूछनी थी कि मेरी वालिदा को 2 से 3 माह हो गए हैं, बहुत एलर्जिक है, मतलब कि रात को वो सोती है तो बहुत खारिश होती है, रेड सेल बन जाते हैं। बहुत जगह इलाज करवा चुका हूँ, 2 से 3 डॉक्टर भी चेंज करनी है, होम्योपैथिक भी करवा के देख लिया है, तो दिन में फिर ठीक हो जाती है। तो कोई मुझे इसका बताएं, जो भी दवाई खाती है उससे वक्ती तौर पे बिल्कुल ठीक हो जाती है, 2 से 3 दिन ठीक रहती है, उसके बाद फिर उसी तरह सिलसिला हो जाता है। आपका क्वेश्चन मेरे हाथ से हमारे टॉपिक से थोड़ा सा इनको किसी एलर्जिक स्पेशलिस्ट या डॉक्टर साहब बता दें। जो हिस्ट्री साकिब साहब ने बताई, मुझे लगता है कि इनको किसी चीज़ से एलर्जी है। आप घर में चेक करें किसी चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं, क्योंकि हर दवाई के 2 दिन बाद असर के बाद वो चीज़ जैसी दवाई ख़त्म करती है तो वो हो सकता है कोई नई चीज़ ऐसी हो
कोई कपड़ा ऐसा हो जो कहीं ऐसी जिससे एलर्जी हो जाती है, ये कोई मुसलसल एलर्जी हो रही है। मैं भी ऐड करना चाहूंगी कि किसी खाने की चीज से भी एलर्जी हो सकती है, किसी सब्जी से भी हो सकती है, मौसम भी चेंज हो रहा है अभी, और एक पूरा ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स भी होता है, नाइट शेड्स, जो कि कुछ लोगों में हेल्दी होता है लेकिन कुछ लोगों में एलर्जी इन्फ्लेमेशन कर देता है जब वो खाते हैं। कुछ लोगों को अंडे से भी एलर्जी होती है, जिस तरह कुछ लोगों को सिट्रस फ्रूट से एलर्जी होती है। तो वो नोट करें अपने खाने का पैटर्न कि कोई खास चीज खाती हैं। कुछ लोगों को बैंगन टमाटर के बाद बहुत लोगों को स्वेर हो जाती है, मशरूम और आलू खा के, ये चीजें खा के खारिश और एलर्जी शाम के टाइम शुरू हो जाती है। तो ये चीजें चेक कर ले, रूल आउट कर ले। डॉक्टर शहजाद, ब्रेक पर जाने से पहले एक सवाल मैंने आपके लिए छोड़ा था कि जब लोग डॉक्टर के पास नहीं जाते और उनकी हड्डी टूटने के मसाइल से वो गुजरे हैं तो वो फौरन पहले जिराह के पास जाएंगे, या अगर कोई और उससे रिलेटेड मसला है आपको तो वो हकीम के पास जाना पसंद करते हैं, जिससे सम टाइम आपका जो मसला है वो बहुत वर्स्ट भी हो जाता है। उसमें उसके जाने से पहले, किसी भी जराही हकीम जाने से पहले वो एक काम और भी करते हैं। मैं आपको बीइंग ए क्लिनिशियन बता रहा हूँ। सबसे पहले अपने दाएं बाएं किसी से पूछा कि जब तुम्हें ये मसला हुआ था तो तुमने क्या किया, क्योंकि मैंने फलानी गोली खाई थी तो वो कहे मुझे भी दे दो। हाँ। पहला बात तो ये, जब उससे आराम नहीं आया तो फिर ये किसी भी जराह या हकीम या किसी के पास जाएंगे। अब मेन बात ये कि मैं बीइंग ए रेडियोलॉजिस्ट एंड पेन मैनेजमेंट कंसल्टेंट, हमारे पास जो ये जराह और ये हकीम साहिबान हमारे होम्योपैथिक दोस्त हैं, जब खुद बीमार होते हैं तो खुद अपना इलाज अक्सरियत खुद नहीं करती। सुन लें आप, अब खुद नहीं करती वो। अब मैं से कहती हूँ यार तेरा बेटा बीमार हुआ है तो अब तुम उसको ला के तुम मेरे पास या मेरे जैसे किसी प्रोफेशनल के पास चले जाते हो। अगर तुम खुद करो इलाज तो इसलिए हम उनके बारे में बहुत ज्यादा राय नहीं दे सकते कि वो कौन सी दवाइयाँ तो जवाब मिल गया, पूरी बात का निचोड़ मिल गया ना, कौन सी चीजें। अच्छा, दूसरी चीज डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की, लेकिन मेरे ख्याल में बीइंग ए पेन मैनेजमेंट पर्सन, हर दर्द और हर चीज का इलाज सर्जरी लेट स्टेज के ऊपर, लेट स्टेज पे। अब जैसे इन्होंने एक जिक्र किया जी उनकी वालदा साहिबा की उम्र इतनी है या उनकी अपनी उम्र 45 ईयर्स है। पहले ये देखिए कि उनका वेट ज़्यादा तो नहीं है। जितना ज़्यादा वेट होगा उतनी जॉइंट के ऊपर पेन ज़्यादा होने का चांसेस ज़्यादा हैं। तीसरी चीज़ ये है कि जैसे हम लोग पेन वाले लोग हैं, हम लोग वो काम करते हैं जिसमें आप एक छोटे से प्रोसीजर से आप पेन ठीक कर सकते। जैसे हमारी बेशुमार औरतें हमारे पास आती हैं फाइब्रोमियाल्जिया के साथ, कमर में दर्द हो रही है, पट्ठों में दर्द हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रही है। हर जोड़ की दर्द का इलाज सर्जरी नहीं है। जैसे डाइट ज़रूरी है, जैसे एक्सरसाइज ज़रूरी है, वैसे हमारे पास छोटे छोटे हम इंजेक्शंस लगाते हैं हम मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, जो बग़ैर किसी ऑपरेशन के, बग़ैर सुन किए, बग़ैर बेहोश किए वो ठीक हो जाते हैं। जैसे हमारे पास सियाटिका के पेशेंट्स आते हैं जिनको कमर में दर्द है, हर लोग एक MRI कराया पर चलो तुम्हारी डिस्क स्लिप करिए। अब हर डिस्क स्लिप का इलाज सर्जरी नहीं है। सर्जरी आमतौर पे उस वक्त कही जाती है जब किसी का पेशाब पखाने की तकलीफ शुरू हो जाए या दर्द अनबेरेबल हो जाए। अब जैसे मैं एक ओजोन थेरेपी करता हूँ, आई हैव ट्रेंड इन USA एंड देन इन यूरोप में। वी हैव डन हमने 56,000 केस किए पाकिस्तान के अंदर सिर्फ इसी डिस्क स्लिप के। अब क्या करते क्या है कि हम उसको बगैर बेहोश किए, बगैर सुन किए, 5 मिनट का एक प्रोसीजर होता है। उस डिस्क के अंदर हम उसके अंदर जो जेली होती है उसके अंदर छोटा सा इंजेक्शन लगाते हैं तो उससे डिस्क श्रिंक कर जाती है। 5 से 7 मिनट के बाद बंदा अपने बेड पे चला जाता है, अगले दिन वो घर चला जाता है। बट वी डू रेफर पेशेंट्स फॉर सर्जरी जिन लोगों को इससे आराम नहीं आता या जिन लोगों की जो डिस्क का लेवल एक हद से ज्यादा बढ़ चुका होता है। जी जुबैर हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जुबैर। हेलो, कॉल हमारी ड्रॉप हो चुकी है। डॉक्टर उमर, आप माशाल्लाह इंग्लैंड से आपने अपना सारा आपका एक्सपोजर पाकिस्तान से बाहर भी, हमारे सारे माशाल्लाह पैनलिस्ट का पाकिस्तान में यहाँ पर एक आम रिवाज हो कि मैंने डॉक्टर शहजाद को भी अभी उसी के ऊपर मैंने उनका कमेंट लिया। मैं चाहूँगी कि आप भी अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर करें क्योंकि इसके ऊपर बात करना आई थिंक इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि लोग जब जिराह के पास जाते हैं, हड्डी टूटी हुई लेके जाते हैं तो वो समटाइम हम देखें कि मसला बहुत बिगड़ जाता है, ख़राब हो जाता है। आपके पास भी कुछ ऐसे क्या पेशेंट्स कभी आए, ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? हर रोज़ होता है, ज़ाहिर बात है। मेरे पास अब पिछले 3-4 साल से आने के बाद प्रैक्टिस काफ़ी बिजी हो गई है, तो मेरे पास सेकंड टाइम सर्जरी फेल्ड होके या जिरा के पास गए थे, उन्होंने उनको सही नहीं ट्रीट किया 2-3 दफ़ा। डॉक्टर साहब की देखें बात को और एलैबोरेट करने के लिए, दीज आर 2 डिफरेंट थिंग्स। मैनेजिंग पेन इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट, मैनेजिंग फंक्शन इज़ अ डिफरेंट कॉन्सेप्ट। एक होता है पेन, जिसको ये बहुत अच्छे तरीके से, और मैं भी रेफर करता हूँ पेशेंट्स को पेन मैनेजमेंट। हमारी पूरी टीम है और आज इसके ऊपर ये मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच होती है पूरी दुनिया के अंदर, कि मेरे साथ मेरे कोलीग्स हैं, मुझे पता है ये पेशेंट अभी सूटेबल नहीं है सर्जरी के लिए, मैं उनसे पहले पेन मैनेजमेंट करवाऊंगा।
फिर उसके बाद डाइटिशियन उनकी हेल्प करेगी वेट रिड्यूस करने में। मेरा फंक्शन उधर आएगा जब मुझे नजर आ रहा है कि इनका पेशेंट का फंक्शन इंप्रूव करना है। ठीक है डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाना है, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो इस बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून विद अस।